बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई काफ़ी शिद्दत के साथ चल रही है और इस लड़ाई में इस्लामाबाद को कोई ख़तरा नहीं है। इस्लामाबाद के मकीन जो हैं वो तो अरसा दराज से पिछले 75 सालों से वो तो लूले लंगड़े तरीके से चल ही रहे हैं और उनको जब कोई थोड़ा बहुत इख्तियार और इक़्तिदार मिल जाता है वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और जैसे ही वो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उनके पर काट दिए जाते हैं। यही कुछ इस वक्त हो रहा है और इस वक्त भी इस्लामाबाद को कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि असल ख़तरा है रावलपिंडी के मकीनों को। रावलपिंडी के मकीनों को ख़तरा ये है कि अगर उन्होंने इस बार कमज़ोरी दिखाई और अगर उन्होंने कमज़ोरी दिखाने के बाद उन पे इस्लामाबाद वालों का गलबा हो गया और इस्लामाबाद में आने वाला मकीन जो है वो उनकी मर्जी और मंशा के बगैर आ गया और उनके एनओसी के बगैर आ गया और उनकी अप्रूवल के बगैर आ गया, तो फिर रावलपिंडी का जो ताकत है, रावलपिंडी का शान और शौकत है, रावलपिंडी का जो शिमला है वो नीचा हो जाएगा। यही लड़ाई इस वक्त चल रही है। रावलपिंडी अपने शिमले को बचाने के लिए, अपनी अना को बचाने के लिए, अपनी ताकत को बचाने के लिए, अपने इख्तियार को बचाने के लिए वो एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और रावलपिंडी को सबसे ज़्यादा ख़तरा इस्लामाबाद के नए मकीनों से है, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर तरीके से लोगों को वोट का हक इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी जाती है तो उन्हें ख़तरा है कि आने वाला मकीन जो है, इस्लामाबाद में आने वाला मकीन वो उनकी बात नहीं सुनेगा और जो कुछ पिछले 14-16 महीनों में हुआ है उसके बारे में सवाल करेगा। वो सवाल अब भी कर रहा है और सवाल तब भी करेगा। और अगर इन हालात में उस मकीन को जो कि ज़मान पार्क में बैठा है, अगर उसको इख्तियार मिल गया, इक़्तिदार मिल गया और बग़ैर अप्रूवल के, बग़ैर कंप्रोमाइज़ के, बग़ैर एनओसी के, तो फिर वो किसी के काबू में नहीं रहेगा और वो पाकिस्तान के अवाम की बात करेगा, पाकिस्तान के आइन की बात करेगा, पाकिस्तान को फलाही मुमलिकत बनाएगा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को आज़ाद करेगा और बहुत सारे जो मामलात हैं वो खुद इंडिपेंडेंटली हल करने की कोशिश करेगा और ख़ुद हैंडल करेगा और ख़ुद बातचीत करेगा। वो अमेरिका से भी बात करेगा, वो सऊदी अरब से भी बात करेगा, वो ईरान से भी करेगा, वो चाइना से भी करेगा, वो रशिया से भी करेगा, वो इंडिया से भी करेगा, वो बरतानिया से भी करेगा, वो यूरोप से भी करेगा। तो इसलिए वो अफ़गानिस्तान से भी करेगा, वो इंडिया से भी करेगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं। ये बेसिक लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई को जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है और हर हरबा इस्तेमाल करने के लिए जो भी एक टूल के तौर पे जो भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर रहे हैं, सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे और अदरवाइज़ ये सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। यही असल में लड़ाई चल रही है और कल इस लड़ाई का हमने उरूज देखा, क्लाइमैक्स था कल लड़ाई का। अभी तो बहुत सारे क्लाइमैक्स आने हैं लेकिन कल जो अब तक की लड़ाई है उसका क्लाइमैक्स था। एक तरफ फार्मेशन कमांडर्स का इजलास होता है और फार्मेशन कमांडर्स के इजलास के बाद एक सख्त तरीन किस्म का एलामिया जारी कर दिया जाता है और उस एलामिये में सज़ा ही सज़ा है, गुस्सा ही गुस्सा है, नफ़रत ही नफ़रत है और उसमें भरपूर तरीके से आसाबी और नफ्सियाती तौर पे काबू करने की कोशिश की गई कि ऐसा प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाए कि हिप्नोटाइज कर लिया जाए पूरे के पूरे सिस्टम को। इसके बाद पैरेलल एक तरफ ये चल रहा है और पैरेलल सुलह सफाई की कोशिशें भी हो रही हैं, पैगाम भी पहुंचाए जा रहे हैं, मोहब्बत के, प्यार के और उनसीयत के पैगाम भी भिजवाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आए बैठ के मुकमुका कर लेते हैं और मामला तय कर लेते हैं और मामला तय कर हो गए तो फिर ये सारे का सारा जो फॉर्मेशन कमांडर्स का जो एलामिया है वो एलामिया वापस हो जाएगा और अगर मामला आगे ना बढ़ सके तो फिर ये एलामिया आगे बढ़ेगा। और इससे पहले बहुत सारे काम हो भी चुके हैं क्योंकि 9 मई के वाक़े की बुनियाद पे अब जो हमारे बहुत सारे सीनियर मोस्ट कानूनदान और तज्जियाकार और पॉलिटिशियंस वो ये कहते हैं कि 9 मई के पीछे 9 मई को एक बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करते हुए जो समेना व अताना जो सुनने और इताअत करने की हामी भर लेता है उसको तो क्लीन चिट मिल जाती है और जो नहीं करता उसके लिए फिर वो एलामिया है। ये हम पहले दिन से ही देख रहे हैं और वो आज तक ये सिलसिला चल रहा है। इससे पैरेलल कुछ पैगाम रसानियाँ हुई
اور کچھ پیغام رسانیوں کے نتیجے میں کل شاہ محمود قریشی صاحب 1 مہینے کی جیل کاٹ کے واپس پہنچے، اور انہیں جیل سے جب رہائی ہوئی تو ان کے لیے ان کی گاڑی اور باعزت طریقے سے ان کی رہائی ہوئی۔ اس سے پہلے جتنی بھی رہائیاں ہوئیں اس میں ان کو کہا جاتا تھا کہ جیل سے سیدھا آپ نے پریس کلب جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے 4-5 لائنوں کے یہ جملے ہیں، یہ اسکرپٹ ہے، یہ پڑھ دینا ہے تو آپ ٹھیک ہیں، ادروائز اگر آپ پریس کلب نہ گئے تو پھر آپ کے لیے راستہ دوبارہ جیل ہوگا۔ اور یہ کئی دفعہ متعدد بار ہو چکا، عدالتیں فیصلے دیتی تھیں لیکن عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانا جاتا تھا، اور اب اعلیٰ عدلیہ بھی یہ کہتی ہے، آنریبل ججز بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس مت آئیں ضمانت لینے کے لیے، وکیل کا خرچہ بھی کریں گے، ٹائم بھی ضائع کریں گے، محنت بھی کریں گے، تگدو بھی کریں گے، بہتر ہے کہ آپ وہ پریس کانفرنس کر دیں، 4 جملے بول دیں، آپ کی ضمانت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وکیل کی فیس بچ جائے گی اور آپ رہا بھی ہو جائیں گے۔ یہ ہو رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو کل جب رہائی ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا خان صاحب سے ملوں گا، خان صاحب سے وہ ملاقات کے لیے گئے۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جیل میں متعدد اہم شخصیات نے ملاقاتیں کی، اور ملاقاتیں کر کے ان کے ساتھ معاملات طے کیے جاتے رہے، اور ان کو قائل کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو جا کے سمجھائیں، اور عمران خان صاحب کو جا کے یہ سمجھائیں کہ کچھ 3-4 باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں لیکن اب ذرا مستند طریقے سے 3-4 باتیں ہیں، وہ اگر عمران خان صاحب پوری کر لیں تو عمران خان صاحب کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور عمران خان صاحب کو نہ 9 مئی کا کوئی دھڑکا ہوگا، نہ ہی کوئی آرمی ایکٹ ہوگا، نہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہوگا، اور نہ ہی فوجی عدالتیں ہوں گی، اور جو مقدمات ہو چکے ہیں 150، 200، 250، 400 اور آنے والے مقدمات اور پچھلے مقدمات، ان مقدمات سے بھی جان خلاصی ہو جائے گی، یہ بھی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ 3-4 باتیں ہیں، اس کے بدلے میں آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کو پرسکون زندگی بھی ملے گی، آپ کچھ عرصے کے لیے سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں، الیکٹورل پالیٹکس سے علیحدہ ہو جائیں، یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ کسی اور کے حوالے کر دیں، اور جو کہ وہ پینل میں موجود ہیں کسی کے بھی حوالے کر دیں، بس آپ الگ ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگلا الیکشن نہ لڑیں، اور اگلا الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے بیٹھیں، آپ پارٹی کے بابا آدم بن جائیں۔ اور تیسرا یہ کہ اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے اور آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر پہلے آپ معافی مانگیں، معذرت کریں، اور 9 مئی کے علاوہ بھی جو کچھ آپ نے بولا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں، تو بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور اس کے لیے یہ ان کو شاہ محمود قریشی صاحب کو بڑا قائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ شاہ محمود قریشی صاحب ظاہر ہے منجھے ہوئے بیٹسمین ہیں، سمجھدار ہیں، اور انہوں نے یہ ساری باتیں سنی، اور سن کے انہوں نے کہا کہ میں بالکل جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب اور اسد قیصر صاحب ان کو بھیجا تھا مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کو وہیں پہ 2-3 کیمرے منگوا کے وہیں سے ان کے ساتھ ان کا سٹیٹمنٹ لیا گیا پرویز خٹک صاحب کا، اور پرویز خٹک صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی میں پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اسد قیصر صاحب بچ بچا کے آ گئے، تو اس لیے پرویز شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ پیغام دیا گیا تھا۔ اب عمران خان صاحب کے لیے یہ پہلے ہی ہمیں پتہ ہے کہ پہلے ہی بہت مشکل ہے، اور یہ سب کچھ کرنا، اس سے پہلے ایک اور کام بھی کیا گیا۔ عمران خان صاحب کو کل کوئٹہ میں پرسوں ایک قتل ہوا، عبدالرزاق شر ایڈوکیٹ ہیں، ان کا قتل ہوا، اور قتل کے کچھ ہی دیر کے بعد عطا تارڑ صاحب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب اس میں ملوث ہیں، کیونکہ ایک پیٹیشن فائل کرنے جا رہے تھے اس لیے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب عمران خان صاحب کو دنیا جانتی ہے، آپ بھی میں بھی سب جانتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کو یہ کام آتے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس ایبلٹی ہے، نہ ہی ان کی اپروچ ہے۔ لیکن عطا تارڑ صاحب نے فوراً کہہ دیا کہ ایف آئی آر ہوگی، تو اس کے بعد وہ ایف آئی آر بھی ہو گئی۔ اب ایسی ہی ایف آئی آر ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے خلاف بھی درج کروائی گئی تھی، اور اس میں بھی ایک شہری کا قتل ہوا تھا، اور وہ تھے احمد رضا خسرو صاحب کے والد محترم، ان کا قتل ہوا، انہوں نے بھی ایف آئی آر درج کروا دی، وہ ایف آئی آر درج کروا کے سیل کروا دی گئی، اور پھر اس میں بھی یہ کہا کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہاں تھے؟ اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور قتل کہاں ہوتا ہے؟ وہ باہر ہوتا ہے کہیں اور مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، شاید لاہور تھا، تو اس میں قتل ہوتا ہے، اور ایف آئی آر درج کروا دی جاتی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف کہ یہ مشاورت میں شامل ہیں، اس کو کہتے ہیں دفعہ 109۔
तो सेम FIR इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज करवा दी गई और 109, 302 तो उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दिलवाई गई थी। तो ये एक मैसेज दिया गया इमरान खान साहब को कि देखें हमारे पास ये भी हर्ब है। और दूसरा, बलूचिस्तान में ये FIR दर्ज करवाने का मकसद ये था कि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान साहब को निकालें, बलूचिस्तान ले जाएं, वहाँ इनको कैद करें, वहाँ ज़मानत कैंसिल हो जाएगी, उनको कैद कर दिया जाएगा और कैद करके फिर इनके इरादे तोड़ने की कोशिश की जाएगी। इरादे ना टूटे तो वैसे टूट जाएंगे। तो इसलिए ये ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का इंतखाब किया गया। जरदारी साहब समझदार आदमी हैं, उन्होंने सिंध में ये काम नहीं, सिंध में नाकाम ना करने का कहा होगा यकीनन, तो ऐसा कोई मुकदमा सिंध में नहीं दर्ज हुआ। दूसरा ये कि सिंध में भी अगर ये काम किया जाता है तो कराची, हैदराबाद, शहरी इलाकों में इमरान खान साहब की अच्छी खासी फॉलोइंग है और वहाँ पे उनका वोट बैंक मौजूद है। तो ये एक तरफ उनको ये कहा गया और उसका वाज़ेह मैसेज यही था कि अब हम आपको बलूचिस्तान में भी ले जाके वहाँ पे गिरफ्तार करवा सकते हैं और फिर मठ जेल में आपको रखा जा सकता है। तो ये एक तरफ ये सिलसिला और दूसरी तरफ वो इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब की बातें सारी सुनी तसल्ली से और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब खुद ही दे दूंगा, आप जाएं और मज़ीद अगर कोई बात हो तो मुझे बता देना। इमरान खान साहब उसके बाद आते हैं खिताब में और उस खिताब में जो कुछ कहते हैं उससे अंदाज़ा हो जाता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या पैगाम लेके आए थे और इमरान खान साहब ने जवाब में क्या कहा। वो क्या पैगाम लेके आए थे वो तो खान साहब ने नहीं बताया, लेकिन जो इमरान खान साहब ने तकरीर में बातें की उससे ये पता चल जाता है कि क्या आया होगा पैगाम। और उस पैगाम के बाद उन्होंने वाज़ेह तौर पे इमरान खान साहब ने कहा कि इनका ख्याल है कि मैं इनके पास आऊँ और मैं माफ़ी मांगूँ, तो मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। इनका ख्याल ये है कि मैं इनके ताबे होके अपनी पॉलिटिक्स करूँ और पार्टी की सदारत छोड़ दूँ, ऐसा भी नहीं होगा। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे सारे पैगामात का जवाब अपनी उस कौम से खिताब में दे दिया जो कि किसी भी टीवी चैनल पे दिखाने पे पाबंदी है और वो नहीं दिखाया जा सकता। लिहाजा इमरान खान साहब ने दो टोक अंदाज में बता दिया कि उनका कोई इरादा नहीं है कोई माफ़ी मांगने का, कोई माजरत करने का, ना पॉलिटिक्स छोड़ने का और ना ही पार्टी सदारत छोड़ने का। आपने जिस हद तक जाना है आप चले जाएं और मुझसे जितनी हिम्मत होगी मैं कर लूँगा। मैं गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हूँ, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मैं हर तरह की सौबत बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पहले ही जेलों में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कैद काट रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा इस वक्त शहरी मुख्तलिफ जेलों में मौजूद हैं। लिहाजा इमरान खान साहब ने दो टोक अंदाज में वो जवाब दे दिया जो शाह महमूद कुरैशी साहब पैगाम लेके आए थे और जो फॉर्मेशन कमांडर भी अपना एलामिया भी जारी कर चुके थे। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसे किसी कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को एक और मैसेज भी दिया गया और वो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई, IPP बनाई गई है जी। और इस IPP में फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, अली जैदी हैं, आमिर क़यानी हैं, फयाज चौहान हैं, मुराद रास हैं, फिरदौस आशिक हैं, अलीम खान हैं, जहांगीर तरीन हैं। ये जो हैं पहले से मौजूद हैं और अलीम खान साहब को सदर और जहांगीर तरीन साहब को सरपरस्त आला, डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हुई तो तारीम साहब भी आ जाएंगे। तो ये एक नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान, यानी कि जिन लोगों ने मुल्क को गैर मुस्तहकम किया और लोटाक्रेसी के जो शाहकार समझे जाते हैं उनको सारों को मिला के एक नई इस्तेहकाम पार्टी और वो इस मुल्क की तकदीर दुरुस्त करेगी। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो उनकी पार्टी, इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ दिया गया और पार्टी तोड़ फोड़ के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ज़बान पार्क में बैठे हैं और वो नीम नज़रबंद हैं और मुकदमात की भरमार है और आज भी वो अपेयर हो रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है तो इमरान खान साहब ने ये इनकार कर दिया। असल में ये चीज़ जो है, अब ये मामला इदारे का मसला है या फिर कोई पर्सनल है, इस पे बात करनी चाहिए और इस पे इंशाल्लाह बात होगी अगले व्लॉग में कि माजरा क्या है। माजरा कुछ और है और माजरा कोई इज्तिमाई नहीं है, इनफरादी है। बहरहाल ये सब कुछ हो चुका जी और इमरान खान साहब डटे हुए हैं और वो अपनी बात पर कायम हैं। तो देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।